हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। और आप सभी लोग जानते हो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस लेक्चर को मैं यूट्यूब में भी बात करूं तो अपलोड करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि जो यूट्यूब के बच्चे वो कमेंट करके बताएं कि साउंड क्वालिटी अब अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जितनी बातें मैं यहाँ पे बोलूंगा बस उसी के ऊपर फोकस करेंगे। और हम बात करेंगे एक टॉपिक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग कल की लाइव क्लास में ऐप में करेंगे, देन इकोनॉमी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे आप लोग कि अगर मैं यहाँ पे जितना मार्क करूंगा उससे ज्यादा आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि स्कीम बहुत ज्यादा होती है। मैंने यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ही कवर किया है। तो सबसे पहली है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से ईयर में लॉन्च हुई। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये लॉन्च हुई थी 2000 में। और आप डेट भी याद रख सकते हो क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, जिसको आप लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हो। क्योंकि इस समय प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ही इस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये जो स्कीम थी क्यों लाई गई थी? तो देखो, जो विलेज हुआ करते हैं, जो गांव वगैरह हुआ करते हैं, तो उनमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, है ना, शहरों से। तो इसीलिए यहाँ पर पक्की रोडें बनाई गई ताकि हम लोग क्या कर सके, गांव को शहरों से जोड़ सके। ऑल वेदर कनेक्टिविटी, मान लो बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, तो गांव जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते थे। तो ऐसा कनेक्टिविटी बनाओ कि जो विलेजेस हैं, है ना, जितने भी हमारे दूर दराज के इलाके हैं, वो हमेशा कनेक्टेड रहें। इसलिए ये लाया गया था। आप नेम में ही समझ सकते हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखो, स्टार्टिंग में टारगेट ये किया गया कि जो प्लेन एरिया है वहां पर उन विलेजेस में पहले रोड बनाइए जहां पे 1000 पर्सन रहते हैं। ये टारगेट अचीव हो गया। तो आज की डेट में उन विलेजेस पर फोकस किया जा रहा है जहां पर 500 पर्सन रहते हैं। समझ रहे हो? मतलब पहले वहां पर रोड बनेगी जहां पे ज्यादा लोग थे। और हिली एरिया में बात करें, पॉपुलेशन कम होती है, तो पहले उन एरिया को टारगेट किया गया जहां पे 500 पर्सन रहा करते थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भी, अब जहाँ पे 250 पर्सन रह रहे हैं वहां की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं। मतलब ये विलेज की पॉपुलेशन है। तो आप सोचो, पहले जहां पर ज्यादा आबादी होगी उनके लिए करें, फिर उनके लिए हो जाए तो फिर जो उससे कम आबादी उनके लिए करें, है ना। हालांकि ये वाला जो पॉइंट है सिर्फ सीडीएस में आया है और किसी भी एग्जाम में मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। एसएससी और रेलवे, सिर्फ डेट पे और ये क्या है इतने में ही क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लोगो है, अगर आप लोग देखोगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 2005 की बात है, एक एक्ट आता है 2005। यहाँ पे नरेगा दिख रहा है, ये एक्ट आया कब? 2005 में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक। और 2009 में इसका नेम चेंज होकर के क्या कर दिया गया था? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब जो एक्ट है वही रहेगा, बस नेम चेंज हुआ है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत बार मनरेगा का फुल फॉर्म आता है, तो आप क्या बताओगे? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट कब आया आप बताओगे? 2005 में। और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, 2006 में। अब इसमें क्या होता है कि 100 डेज का आप बोल सकते हो जो इम्प्लॉयमेंट है वो गारंटी दिया जाएगा। किसको? विलेज में उन लोगों को जो काम करना चाहते हैं और अनस्किल्ड है, तो उनको कुछ काम दिया जाएगा। ये आप लोग समझ लो। और कितना? 100 डेज का, ये याद रखेंगे। स्टार्टिंग में मैं बात करूं, ये इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट के साथ में शुरू हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में मनरेगा स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट इतना एग्जाम में नहीं आता। ये अभी तक एग्जाम में नहीं है पर आ सकता है कि भाई जितने लोगों को भी इंप्लॉयमेंट मिलेगा उसमें 1/3 जो है वो फीमेल्स ही रहेंगी। तो क्या क्या आएगा यहाँ से? फुल फॉर्म याद रख लो, ईयर इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा ज्यादा ये पूछ सकता है कि भाई कितना रिजर्वेशन मिलता है फीमेल्स को इसमें, तो 1/3। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि कितने दिन का जो रोजगार है वो गारंटी किया गया है, तो 100 डेज का। अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग वेजेस देखने को मिलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है आप क्या देख पाएंगे? भारत निर्माण योजना। इसका ईयर अगर आप देखिए तो 2005 में आया है। और भारत निर्माण योजना जो है, इस समय बात करेंगे, मनमोहन जी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे।
और उन्होंने बोला था कि हमको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कितने सेक्टर हुआ करते थे, तो 6 सेक्टर हुआ करते थे। मान लो गांव में बेसिकली कौन रहते हैं बताइए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और मैं बोलूंगा कि विलेज में ज्यादातर अगर कौन रहते हैं बेटा, फार्मर्स रहते हैं, ठीक है। तो फार्मर को क्या चाहिए, इरिगेशन चाहिए। इरिगेशन कहाँ पर करेगा, खेतों में। खेतों से कहाँ आएगा, घर। घर जाने के लिए क्या चाहिए, रोड, है ना, घर। और घरों में आपको क्या चाहिए, सप्लाई चाहिए, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, और टेलीकॉम तो चाहिए। आप चाहे घरों में रहो चाहे कहीं भी रहो, आजकल जिसको देखो वही मोबाइल में लगा हुआ है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही थी भारत निर्माण योजना में। क्वेश्चन ये आ सकता है कितने कोर सेक्टर इस समय हुआ करते थे, तो आप बोल सकते हो 6 कोर सेक्टर थे। और ईयर के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, 2005 याद भी हो जाएगा। इरिगेशन, रोड, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकॉम। अगला बात करेंगे अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना जो है वो 2015 में स्टार्ट होती है 9th में से, और इफेक्ट में आती है 1 जून से। लेकिन ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं, ये आपको फोकस करना है। 2015 में ये आई थी, और ये कोलकाता से लॉन्च हुई थी, क्योंकि आप जानते हो उस समय इलेक्शन भी होने वाले थे वेस्ट बंगाल में। तो 2015 में कोलकाता से पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी। मतलब उनको आप बोल सकते हो एक मंथली पेंशन की बात करी जाएगी, कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो उनको भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, इसलिए आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब सपोज कर लो, कोई व्यक्ति जो है वो ठेला लगा रहा है ना, कोई रिक्शा चला रहा है ना, जिनका आप बोल सकते हो कि कुछ भी फिक्स नहीं है, बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है, और किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं। वेजिटेबल बेचने वाले हो गए, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये बोला गया कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनको हम लोग अटल पेंशन योजना में लेंगे। इसके लिए क्राइटेरिया ये रखा गया कि जो भी व्यक्ति है उसकी एज होनी चाहिए बिटवीन 18 to 40, है ना। 40 के ऊपर अलाउ नहीं है ना। याद रखना 18 to 40 हम लोग बात करेंगे, तो एज होना चाहिए और बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद मंथली उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कब तक, जब तक कि उसकी एज कितनी हो जाएगी, 60 ईयर की हो जाएगी। और जब उसकी एज 60 ईयर की हो जाएगी तो माना जाता है कि रिटायरमेंट का समय हो गया है। फिर उसको मंथली पेंशन मिलेगी। अब आप बोल सकते हो 1000 से लेकर के 5000, जितना उसने प्रीमियम भरा है उसके हिसाब से। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कब तक उसको प्रीमियम भरना है। आप बोल सकते हो भाई जब तक उसकी एज कितनी उतनी होती है, 60 तक, है ना। और उसको पेंशन कब से स्टार्ट हो जाएगी, जब उसकी एज 60+ हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो किसी व्यक्ति ने ये अटल पेंशन स्कीम ले ली, है ना, और उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो पैसा उसकी वाइफ को मिलने लगेगा, ठीक है ना, वाइफ को मिलने लगेगा। और जब तक आप बोल सकते हो हस्बैंड और वाइफ में से दोनों में से कोई भी जिंदा है, तो इनको पैसा हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों की डेथ हो जाए और कुछ अमाउंट बच जाए, तो वो किसको मिलेगा पता है, वो आप बोल सकते हो उनके नॉमिनीज को मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर किसी ने ये स्कीम में एंट्री की है, जब उसकी एज है, सपोज करो यहाँ पे क्या है, 18 है, 18 से लेकर के 40, है ना, ये एज है। यहाँ पर आप देख सकते हो एज, एज एंट्री, ठीक है ना। उसके बाद उसने कितने साल तक उसने कंट्रीब्यूशन किया है इस स्कीम में, कंट्रीब्यूशन उसने उसने कितने साल तक किया ये बता रहा है। देखो, अगर कोई बंदा 18 की एज के बाद ही स्टार्ट कर लेता है तो उसके पास 42 ईयर्स है, क्योंकि 18 + 42 कितना हो जाएगा बताइए, 60 हो जाएगा। तो 60 तक आपको पेंशन के लिए आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो किसी को 1000 क्या चाहिए, पेंशन चाहिए, तो उसके लिए प्रीमियम देखो कितना है। अगर आप 18 की एज में ज्वाइन करते हो तो 42 ही है। 40 की एज में ज्वाइन करते हो तो 291 है ना। जितनी जल्दी आप इसमें एंट्री करोगे उतना कम आपको देना पड़ेगा। 2000 के लिए देखो प्रीमियम अलग है, 3000 के लिए प्रीमियम अलग है, 4000 के लिए प्रीमियम अलग है, 5000 के लिए प्रीमियम अलग है। अब सपोज करो 4000 में टोटल अमाउंट इकट्ठा हो रहा है 6,80,000, है ना। तो मान लो हस्बैंड और वाइफ अगर जिंदा होते हैं, है ना, मान लो 100 साल तक भी जीते हैं, तो उनको जो है मंथली पेंशन मिलती रहेगी, भले ये 6,80,000 खत्म हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो, कितने साल भी जिए। लेकिन अगर उसके पहले ही उनकी डेथ हो जाए तो उनके जो बच्चे वगैरह हैं, तो इसमें से जो बचा हुआ अमाउंट है उनको दे दिया जाएगा, ये कहने की बात है। तो आई होप अटल पेंशन योजना समझ में आ गई होगी, 2015 में आई थी। चलिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
अब आप जानते हो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी उसी दिन स्टार्ट हुई थी 2015 में, और इफेक्ट में भी उसी दिन आई थी। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में इलेक्शन थे उस समय, तो पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मतलब क्या है? ये आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, मतलब अगर आपकी दुर्घटना से कोई इश्यूज हो जाते उससे रिलेटेड है। तो अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ आपका, सॉरी आपका नहीं, सो सॉरी, किसी व्यक्ति का जिसने इस स्कीम को ले रखा है, उसकी या तो डेथ हो जाए, है ना, या फिर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी आ जाए। डेथ और डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, है ना, नेचुरल डेथ की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना? आप लोग बात समझ पा रहे हो? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ये। ठीक है, एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाए, तब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना काम में आती है। इसमें अगर हम लोग बात करें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनकी एज 80 टू 70 है, वो लोग जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। और याद रखना, इसमें एनुअल प्रीमियम लगता है सिर्फ और सिर्फ कितना, 20 रुपीज पर ईयर सिर्फ। पहले हम बात करेंगे तो 12 रुपीज ही लगता था, पर अब 20 रुपीज पर ईयर लगता है बस। ठीक है? तो अब इसमें हुआ क्या, मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपीज मिल जाएंगे, या फिर वो पूरी तरीके से डिसेबल हो जाता है तो भी 2 लाख रुपीज भी मिल जाएंगे। डेथ हो जाएगी तो उसके नॉमिनी को मिलेंगे, सीधी सी बात है ना? तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डेथ हो जाएगी तो 2 लाख रुपए, डिसेबल्ड हो जाएगा तो उसी को मिल जाएंगे पूरे 2 लाख रुपए, पर अगर पार्शली डिसेबल्ड होगा तो 1 लाख मिलेंगे। ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। ये एक एक्सीडेंटल कवर है, 2015 में ये लॉन्च हुई है, और इसमें 18 से 17 ईयर के जो लोग हैं वो जो है वो इस स्कीम को ले सकते हैं। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। हम्म। अब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अब दोनों में देखो बहुत फर्क है। ये पता है क्या, ये लाइफ इंश्योरेंस है। ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये एक्सीडेंटल कवर नहीं, ये बेसिकली क्या है आपका, लाइफ इंश्योरेंस है। और ये भी हम लोग बात करेंगे, ईयरली आपको क्या करना पड़ता है, इसको भी रिन्यू करना पड़ता है। चलें, जैसे इसको भी आपको ईयरली रिन्यू करना होता है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आपकी एज ग्रुप 18 टू 50 है और आपके पास बैंक अकाउंट की बात क्यों नहीं पता है, इसलिए क्योंकि ऑटो डेबिट होता है, ये आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट जाता है। ठीक है? तो 18 टू 50 है और आपके पास बैंक अकाउंट है, तो आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में आ सकते हो। ये भी आप देखो 2015 की ही है। ठीक? और इसमें आपको एनुअल प्रीमियम जो है वो बताइए कितना देना पड़ता है, 436 पर ईयर। आप बात समझ पा रहे हैं? कितना मिलता है इसमें, 436 पर ईयर आपको एनुअल प्रीमियम देना पड़ता है। ये अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं, एक बार आप लोग मुझे बताओ। एनुअल प्रीमियम का मतलब क्या, एक बार कटेगा, एक बार ही कटेगा। ठीक है? और अगर मान लो किसी व्यक्ति ने स्कीम ली थी 50 की एज के पहले, तो याद रखना वो 55 तक जा सकता है। पर अगर किसी ने क्या किया, 51 की एज में सोचा कि मैं ले लूंगा, तो वो नहीं ले पाएगा। मान लो किसी ने 40 की एज में ले लिया तो 55 तक जा सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है। पर अगर कोई 51 की एज में आता है कि भाई मैं भी लूंगा, तो उसको ये नहीं मिलेगा। मतलब कोई व्यक्ति जो पहले से ले रहा है स्कीम को, वो 55 तक की एज तक इसको ले सकता है। और इसके लिए हम लोग बात करेंगे, तो आपको जो इंश्योरेंस है वो कौन देगा? सॉरी, आपको जो इंश्योरेंस है वो कौन देगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC देगा। क्लियर है यहां तक की बात? यस और नो? ये बातें आप लोग की क्लियर है नहीं? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहां तक आप लोग का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, और बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या होता है। इसमें जो कवर होगा वो कितना होगा बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 लैक्स। ठीक है ना? तो ये लाइफ इंश्योरेंस है, और वो वहां पर हम लोग बात करेंगे तो एक्सीडेंटल कवर है, तो दोनों में बहुत फर्क है। आई होप अभी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। डन। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में मूव करते हैं, अगला देखते हैं। तो देखो,
ये दोनों में डिफरेंस क्लियर समझ में आना चाहिए। ये पेंशन योजना है, ठीक है। ये हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंटल है, सुरक्षा योजना। जीवन ज्योति मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो इसमें 2 लाख मिलता है नॉमिनी को। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। किसान मानधन योजना, अब अगर हम लोग बात करेंगे किसान मानधन योजना के बारे में, तो बेसिकली ये पेंशन स्कीम है फार्मर्स के लिए। और इसमें क्या होता है, उन किसानों को लिया जाएगा जिनके पास लैंड 2 हेक्टेयर तक की है। और इसमें कौन से एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं, 18 to 40। ये जो है, ये लॉन्च कब की गई थी, 2019 में। और कहां से लॉन्च किया था पीएम मोदी ने, बात करें तो रांची से। ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें आपका मंथली प्रीमियम लगता है फ्रॉम 55 to 200। अब आपसे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एज में आते हो, उसके हिसाब से। और इसमें जो मंथली पेंशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3000। तो ये सब चीजें थोड़ा सा याद रख लेना। जैसे मंथली पेंशन कितनी होती है इसमें, 3000 किसानों के लिए, ये जिनके पास लैंड अप टू 2 हेक्टेयर है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2019 की है। और जो योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, स्टार मार्क कर दूंगा। जैसे कि मनरेगा वाली है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, और ये अटल पेंशन योजना, ये सब पढ़ना है बेटा। ये जो बात करेंगे ना, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं अलग से लगाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो उसको 2 लाख मिलेंगे उसके नॉमिनी को, ये याद रखेंगे। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो घोषणा है वो हुई थी 2019 में। और ये कहाँ से हुई थी, गोरखपुर से। ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखो। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हम लोग बात करेंगे, इसमें 2 टाइप के फार्मर कवर होते हैं। एक होते हैं सीमांत किसान, यानी कि मार्जिनल फार्मर। ये वो फार्मर होते हैं जिनके पास जो जमीन है वो 1 हेक्टेयर तक की होती है। और स्मॉल फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास लैंड अप टू 2 हेक्टेयर तक की होती है। तो उन लोगों को ये मिलता है। इसमें आपको कोई भी कुछ पे नहीं करना पड़ता। इसमें गवर्नमेंट एनुअली आपके अकाउंट में 6000 रुपीज डालती है, और वो 3 इंस्टॉलमेंट में डालती है। हर 4 महीने में 2000 रुपए डाले जाते हैं। तो ये वाली जो योजना है ये आप जरूर याद रखें। 2019 में गोरखपुर से ये स्टार्ट हुई थी। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि 100% मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, गोरखपुर से। और है ना, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देना है, इसमें किसानों को खुद दे रही कौन, सरकार। और आपको पता है 2019 में इलेक्शन होने वाले थे, ठीक है ना। चलिए, पहल योजना। पहल योजना का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ठीक है। और इसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी बोल देते हैं। बेसिकली क्या था, ये 1 जनवरी 2015 में आया था। और इसमें क्या होता था, जो एलपीजी सिलेंडर हुआ करते थे, मान लो आपको जो ना एलपीजी सिलेंडर हुआ करते थे, आपको गवर्नमेंट ने कितने बेचा, मार्केट प्राइस में बेचा, ठीक है। मान लो मार्केट प्राइस है, मान लेते हैं सपोज कर लो 500 रुपीज है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोल रही है कि हम आपको सब्सिडी देंगे। तो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में मान लो 50 रुपए डाल देती है, ठीक है। तो आपको सिलेंडर कितने का पड़ा, 450 रुपए का पड़ा। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी, ये पहल योजना के अंडर में होता है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी डायरेक्टली आपके अकाउंट में डाल देती है, ठीक। और इसको डीबीटीएल के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एक काफी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है। आगे बात करते हैं स्टार्टअप योजना। बस ईयर याद रखो, 2016 पीएम मोदी ने इसको न्यू दिल्ली से लॉन्च किया था। बस ईयर के ऊपर फोकस करना। यहाँ पर न्यू बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करने की बात हो रही थी स्टार्टअप इंडिया में। स्टैंड अप योजना क्या थी, ये भी 2016 में आई थी। पीएम मोदी ने इसको ग्रेटर नोएडा से लॉन्च किया था। और उसमें ये बोला गया था कि अगर कोई स्टार्टअप है तो उसको सपोर्ट भी करेंगे हम लोग। लेकिन सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक योजना जो निकाली, उसमें किसको लिया ये देखिएगा। इसमें 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की बात करेंगे तो लोन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, हर बैंक की ब्रांच से, यहां पे फोकस करो, पर बैंक ब्रांच, ठीक है, क्या होगा, या तो एक शेड्यूल कास्ट होना चाहिए या फिर एक शेड्यूल ट्राइब। मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और एक कोई बंदी होना चाहिए। अब जो जो बंदी है, ये यूआर से भी हो सकती है, ये ईडब्ल्यूएस से भी हो सकती है, ये ओबीसी से भी हो सकती है, ये एससी भी हो सकती है, एसटी भी हो सकती है। मतलब आप बोल सकते हो
कि बैंक की जो पर ब्रांच है उसमें से एटलीस्ट दो लोगों को इस स्टैंड अप के थ्रू, स्टैंड अप जो योजना है, स्टैंड अप इंडिया बोल दो, स्टैंड अप योजना जो है, इसके थ्रू लोन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ईयर याद रखिएगा। और ये पूछा जा सकता है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देखते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया आपको पता है ये कब आया? जब मोदी जी आए थे 2014 में। बस ईयर याद रखो। बात करेंगे, यही कोशिश किया गया था कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाएं, और स्टार्टिंग में 25 सेक्टर्स को रखा गया था। देन मेक इन इंडिया 2 आया तो उसमें 2 सेक्टर और बढ़ा दिए। लेकिन आपको मैं यही बोलूंगा कि ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कुछ नहीं। उड़ान, ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसका फुल फॉर्म भी रट लेना। उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक, यहाँ पर क्या था? मोदी जी ने एक डायलॉग मारा था कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई यात्रा कराएंगे। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि जितने भी लोग हैं, समझ रहे हो आप लोग, मतलब हमको जो जो आप बोल सकते हो एयर ट्रांसपोर्ट है उसको बहुत सस्ता करना है, और साथ में एयर कनेक्टिविटी को ही बढ़ाना है। मतलब कि जो रूरल एरिया है वहां तक भी, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम गाँव में खोल दोगे। मतलब कोई छोटे मोटे जो टाउन वगैरह हैं जहां पर ज्यादातर लोग, आप बोल सकते हो ज्यादातर जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं थे, तो बेसिकली नए नए एयरपोर्ट भी डेवलप किए जा रहे हैं, और इंडिया की रिमोट लोकेशन को जोड़ा जा रहा है थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट, और वो भी कैसे? अफोर्डेबल। ठीक है, अफोर्डेबल। तो इसके तहत बहुत सारे नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, और कोशिश किया जा रहा है कि काफी कम रेट पे। उड़ान का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ये कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था? 2017 में। और इसके तहत जो फर्स्ट फ्लाइट थी, है ना, हम लोग बात करेंगे, जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो शिमला टू दिल्ली गई थी। शिमला बेसिकली बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। मेरे ख्याल से यार ये उन सब बच्चों को पता ही है जो मेरे लेक्चर देखते हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इस बार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुन लो। देखो बेटा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का स्लोगन था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। बेसिकली कोशिश ये किया जा रहा था कि सब लोग एलपीजी कनेक्शन का यूज करें, और आप बोल सकते हो जो आपके जो लकड़ियां वगैरह हैं, जो पेड़ पौधे, उनको उनका यूज ना करें भाई खाना बनाने में, है ना। ईंधन स्वच्छ रहेगा तो बेहतर जीवन होगा। ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2016। और इसको लॉन्च किया गया था यूपी के बलिया से। ये भी याद रखोगे। इसमें एम क्या था? फ्री एलपीजी कनेक्शन देंगे। किसको देंगे? फीमेल्स को देंगे, और वो भी किनको? जो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रही है ना। और टारगेट ये रखा तक गया था कि 2019 तक हम लोग बात करेंगे, जितने भी बीपीएल है उनको दे देंगे। आगे जाकर के इन्होंने क्या किया? एक्सटेंड कर दिया टारगेट अपना, कि हम 8 करोड़ लोगों को दे देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बेसिकली जब इन्होंने देना चालू किया तो इन्होंने एक टारगेट बना लिया कि मार्च 2020 तक हम 8 करोड़ लोगों को दे देंगे। पर याद रखना, ऐसा नहीं है कि इसमें जो सिलेंडर बाद में आपको देखो, पहला सिलेंडर तो आपको फ्री मिलेगा, पर उसके बाद जो आप रिफिल लोगे ना, यानी कि जो जो सिलेंडर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे आपका कोई सिलेंडर एम्प्टी हो जाता है, दूसरा आप लगाते हो, तो उसमें आपको सब्सिडी ज्यादा मिलेगी, लेकिन वो फ्री नहीं होगा। ठीक है। पर एक याद रखना है आपको, एक नेम है मीरा मांझी। ये कहाँ से है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ये बात करेंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10th करोड़ बेनिफिशियरी हैं, और इनसे मिलने उनके घर पे पीएम मोदी खुद गया था। तो ये वाला याद रखना। और ये 2020 तक टारगेट रखा गया था 8 करोड़, बहुत आसानी से इसको अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फेमस है स्कीम। और आपके एग्जाम में क्या क्या आएंगे वो सुन लो। उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुई? 2016। कहाँ से? बलिया, यूपी। किसको दिया जाता है? वुमेन्स को दिया जाता है जो बिलो बीपीएल है। उसके अलावा 10th करोड़ बेनिफिशियरी का नेम क्या है? मीरा माझी। क्योंकि ये अभी भी आप बोल सकते हो भाई, रेलवे वगैरह में पूछा जाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा बैंक। देखो भाई, बेसिकली ये एक स्कीम है जो एक इम्पोर्टेंट स्कीम है। और इस स्कीम को रेगुलेट करने के लिए एक ऑफिस बना दिया गया है, और उस ऑफिस को बोल देते हैं कि मान लो ये जो ऑफिस है ये मुद्रा बैंक है। बेसिकली क्या है? मुद्रा एक स्कीम है, इसके थ्रू जो लोन है वो सारे बैंक देते हैं, चाहे वो पीएनबी हो चाहे एसबीआई हो, सारे।
और उस जो मुद्रा जो लोन है, बेसिकली एक प्रकार का लोन है, उसको रेगुलेट करने का काम जो है वो एक हेड ऑफिस है मुद्रा बैंक का, जिसको आप बोल सकते हो, वहां से होता है। ठीक है, मतलब जो हेड ऑफिस है वहां पर एक एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसमें एक चेयरमैन होगा, और वो क्या करेगा भाई, वो पूरा का पूरा इस स्कीम को देखता रहेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, पर अलग से आप ये नहीं बोलोगे कोई मुद्रा बैंक खोल दिए गए, नहीं, जितने बैंक है उसमें ये स्कीम चलती है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या फिर मुद्रा बैंक की शुरुआत होती है कब? 2015 में, ईयर इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो मुद्रा का फुल फॉर्म आप देख सकते हो यहाँ पे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। बेसिकली जो हमारे यहाँ पे, जो आप लोग जानते ही होंगे, जो एमएसएमई होते हैं ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको आप बोल सकते हो पैसे अवेलेबल कराने के लिए ये जो है मुद्रा योजना लाई गई, ताकि छोटे छोटे जो इंडस्ट्री हैं वो आगे आए। तो जो मुद्रा बैंक है, बेसिकली मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो स्कीम को रेगुलेट करने के लिए मुद्रा बैंक नाम की एक संस्था बनाई गई है, जिसका हेड ऑफिस है मुंबई। ठीक है, और इसके चेयरमैन करंट में कौन है भाई? आप देख सकते हो, मिस्टर रमन, है ना, शिव सुब्रमण्यन रमन। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा समझ लो कि ये एक ऑफिस है मुंबई में। ठीक है, और पूरे देश में अलग अलग बैंक है, तो सारे बैंक जो है वो मुद्रा लोन देते हैं, यस और नो, और इनको रेगुलेट करने का काम यहां से हो रहा है बस, है ना, याद रखना। तो मुद्रा बैंक बोल दे तो घबराना नहीं, एक स्कीम ही है, और इसको रेगुलेट किया जा रहा है कहां से? मुंबई से। डन। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये बिना किसी संपत्ति के गिरवी रखे, कोलेटरल मतलब बिना गिरवी रखे, है ना, आपको बोल सकते हो कि 10 लाख तक का लोन देगा। किसको देगा? वही माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को, सूक्ष्म लघु जो उद्योग वगैरह है उनको देगा। ठीक है, अब ये लोन भी 3 टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक शिशु लोन मिलता है तो आपको 50,000 तक का मिलेगा। एक किशोर लोन मिलता है तो आपको 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक का मिलेगा। और 5 लाख से 10 लाख तक का मिलता है तो तरुण। तो ये तीनों के नेम पूछे गए। शिशु में कितनी लिमिट है? अप टू 50,000। किशोर में 50,000 टू 5 लाख। तरुण में 5 लाख से ऊपर आप बोल सकते हो अप टू 10 लाख। तो ये आप लोग याद रखेंगे, 2015 में आई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा, ठीक है, और किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं रखी जाएगी। चलिए अगला, सुकन्या समृद्धि योजना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सुकन्या समृद्धि योजना को समझने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा जनवरी 2015 में ही। मोदी जी पहुंचते हैं हरियाणा में, एक जगह है जहां पर बहुत सारी बैटल हुई है, पानीपत। और आप सभी लोग जानते हो कि हरियाणा में पहले जो सेक्स रेशियो था वो सबसे कम था, यस और नो। अभी जब सेंसस होगा तो नया डाटा आएगा, लेकिन अब बेहतर है पहले से। तो हम लोग बात करेंगे वहां पर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था एक कैंपेन, और इस कैंपेन का नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यस और नो, सुपर इंपॉर्टेंट था ये कैंपेन। और इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर आप अगर आप देखो तो कौन थी? ये खुद माधुरी दीक्षित भी थी। अब ठीक है, बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया 2015 में। इसी कैंपेन के अंडर में एक स्कीम लगा दी गई जिसका नाम था सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या है, जो गर्ल चाइल्ड है ना, उसकी पढ़ाई के लिए और उसकी मैरिज के लिए सेविंग को आप बोल सकते हो बढ़ाने की एक स्कीम है। मतलब इससे एक तरीके से सेविंग जो है वो आ जाएगी, है ना, और इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। कैसे? जो भी आप छोटी सी सेविंग करोगे उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको काफी ज्यादा मिलेगा। ये सपोर्ट करेगा कौन? गवर्नमेंट। और आप जितना पैसा इस अकाउंट में डालोगे, है ना, उसमें कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। तो समझते हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थ्रू सुकन्या समृद्धि योजना आती है। यहां तक क्लियर है? ये स्कीम जो है, जो गर्ल चाइल्ड है उसके एजुकेशन और मैरिज के लिए है बेसिकली। अब सबसे पहली बात जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि किसका अकाउंट ओपन हो सकता है, तो देखो ये स्टार मार्क कर लेना। जब कभी भी एक आप बोल सकते हो बर्थ होता है गर्ल चाइल्ड का, और उसकी एज अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, 10 साल से कम है ना, तो उसका अकाउंट ओपन हो सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। और अकाउंट ओपन कौन कराएंगे? उसके पेरेंट या फिर गार्जियन। तो ये याद रखना कि 10 साल से कम होना चाहिए। अब इसमें हुआ क्या, ये क्वेश्चन आता है कि मिनिमम आप कितना अमाउंट जमा कर सकते हो हर साल? 250 रुपए।
मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 1.5 लाख। इस समय इसमें इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 2.5 और अबव, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हम लोग बात करेंगे जितना पैसा आप इसमें डालोगे ये सब टैक्स फ्री रहेगा। समझ रहे हो? तो ये और अच्छी बात है। तो इससे क्या होगा, जो पेरेंट्स हैं वो इसमें पैसे भी डालेंगे, तो बच्चियों के लिए भी आसानी रहेगी। अब जब बच्ची जो है 18 ईयर्स की हो जाएगी या फिर 10th क्लास की हो जाएगी, तो 50% विड्रॉल कर सकती है हायर एजुकेशन के लिए। और जब वो 21 ईयर की हो जाएगी तो 100% विड्रॉल कर लेगी। है ना? ये भी आप लोग याद रखना हो, क्योंकि 21 के बाद आप समझ ही रहे हो कि मैरिज हो सकती है ना? मैरिज अलाउ है हमारे यहाँ पे। ठीक है। और ये जो अकाउंट होता है 21 ईयर से ज्यादा का होता भी नहीं। ठीक है ना? तो वो आपको निकालना ही है। मान लो सपोज करो अब यहाँ पे मैरिज वगैरह हो रही है, तो आप पूरा निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक बात समझ में आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के दे दिया, टैक्स फ्री कर दिया, है ना? तो लोग जो है यहाँ पे पैसा जमा कर देंगे। और इससे क्या हो जाएगा भाई, जो गर्ल चाइल्ड है उसका एजुकेशन वगैरह में, मैरिज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना। भाई साहब इसने तो एक बवाल काटा था जब ये योजना आई थी। तो देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना इंपॉर्टेंट है। ये 2014 में लॉन्च हुई थी। हालांकि इसकी घोषणा 15 अगस्त को ही कर दी गई थी लाल किले से। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं तो पीएम मोदी ने, बात करें इसको, मतलब इसकी घोषणा कर दी, लेकिन इसको लॉन्च किया गया ऑफिशियली 28 अगस्त। आप ईयर के ऊपर फोकस करेंगे, 2014। ठीक। अब ये था क्या? ये बेसिकली कंट्री को फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ जोड़ना चाहता था। इसका मतलब समझो, कुछ नहीं यार, हमारे देश में जो लोग हैं उनका न्यू बैंक अकाउंट ओपन करना, मतलब मान लो जो बहुत गरीब लोग हैं पहले वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते थे, तो सबके लिए एक बैंकिंग अकाउंट की व्यवस्था करना, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। बस। इसका स्लोगन था, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है। इसमें आपको कुछ भी पैसे जमा करने की जरूरत नहीं थी। बिना किसी रुपए के आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते थे। समझ रहे हो? जीरो बैलेंस पे कर सकते थे। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जीरो बैलेंस। स्लोगन ध्यान में रखना बेटा, कभी भी पूछ सकता है। जीरो बैलेंस पे ओपन कर सकते थे। अब अगर इसके थ्रू आप क्या करते हो, अकाउंट ओपन करते हो और एक्सीडेंट हो जाता है, तो पहले इसमें 1 लाख का एक्सीडेंटल कवर था, अब ये 2 लाख कर दिया गया है ना? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। पहले आप 5,000 रुपीज निकाल सकते थे, अब आप 10,000 निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या, अगर आपके अकाउंट में ना जीरो हो तो भी आप 10,000 निकाल सकते हो, अगर आपका इसमें अकाउंट है। लेकिन ये पैसा आपको रिपे करना पड़ेगा। यस सर, नो, वापस करना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट मतलब अकाउंट में पैसा नहीं है, आपको जरूरत पड़ गई, आप निकाल लो, फिर आप इसको रिटर्न कर दो। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम लोग बात करेंगे, तो एक रिकॉर्ड है कि फर्स्ट डे, है ना, कितने अकाउंट ओपन हुए थे? 1.5 करोड़ अकाउंट ओपन हुए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था, सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन था ये। तो आप देख सकते हो, पहले एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था 1 लाख, अब 2 लाख है। और पहले 5,000 ओवरड्राफ्ट था, अब 10,000 हो रखा है। तो इसको ध्यान से पढ़ना। अगला देखते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो सिर्फ आपको पेपर में ही मिलेगा ज्यादातर। ईयर याद रख लो, 2015 बस। बोला गया था कि 100 स्मार्ट सिटी हम लोग बनाएंगे। यस और नो? और उसमें सारी सुविधाएं होंगी जो होनी चाहिए। आप बस इतना ही याद रखो। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अमृत का। अमृत का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। रिजुविनेशन मतलब क्या है? रीडेवलपमेंट, है ना? उसको फिर से आप बोल सकते हो एक, आप बोल सकते हो एडवांस लेवल पे लेकर के जाना, बहुत अच्छे से डेवलप करना। तो ये भी लॉन्च किया गया था 2015 में। और हमारे देश के 500 शहरों को पहले चूज किया गया था। और बेसिकली इसमें यह किया गया था कि एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। ठीक है ना? जो सीवेज का इश्यूज होता है वो सब सही किया जाए, वाटर सप्लाई सही किया जाए, और जो भी बेसिक फैसिलिटी है वो लोगों को दी जाए। ठीक है? तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था ये। ईयर इंपॉर्टेंट है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट है उजाला। उजाला का ईयर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 2015। ये यहाँ पे नीचे लिख ही दिया है। उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ईयर इंपॉर्टेंट है 2015। इसमें क्या किया गया था कि बहुत ही बल्क अमाउंट पे गवर्नमेंट ने लोगों से, बेसिकली बात करूं कंपनियों से, क्या परचेस किया?
एलईडी बल्ब परचेस किया। ठीक है, तो बल्ब जो है जो 300 के आते थे ना, उसको गवर्नमेंट ने 70-70 रुपए के लोगों को बांटे। बल्क अमाउंट में अगर गवर्नमेंट परचेस करेगी तो उनको सस्ता ही पड़ता था। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो बहुत ही कम रेट पे एलईडी वगैरह जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे लोगों को दिए, और गवर्नमेंट को भी वो सस्ते में मिला। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी दे रही थी, नहीं, बहुत ही कम रेट पे गवर्नमेंट ने दिया कि 2015 में है। और एलईडी से आप बोल सकते हो जो पावर है उसका कंजम्पशन जो है वो कम होता है, बेसिकली एनर्जी एफिशिएंट होती है एलईडी। ये आप लोग को समझना पड़ेगा। और बात करें तो लगभग 36.78 करोड़ एलईडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, और ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट था। ये पॉइंट आप लोग समझ लो। उजाला याद रखेंगे ईयर, और किससे रिलेटेड है, एलईडी से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान में रखेंगे। प्रसाद, प्रसाद बेसिकली जो स्कीम है ना, वो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में लॉन्च की गई थी। इसका मतलब क्या था कि जो भी हमारा जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको अच्छा करना। मतलब क्या है, जो भी हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे है ना, जो भी हमारे पास हैं उनको हम लोग बहुत अच्छे से डेवलप कर सके, और उनको एक रिलीजियस टूरिज्म की तरह डेवलप करें, मतलब लोग वहां पे बार बार आना चाहें। तो प्रसाद का फुल फॉर्म उतना तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन आ सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका नेम 2017 में चेंज हुआ, और प्रसाद के आगे लग गया था नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल। देन आगे देखो, हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ, ये आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक ठाक है, ये स्कीम एग्जाम में पूछी जाती है, एक दो बार आ चुकी है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, इसको शॉर्ट में हृदय बोलते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कब आई थी, 2015 में ही आई है ये भी। ठीक है ना, देखो प्रसाद आया है 2014-15, और हृदय आया है 2015। हृदय में क्या है, आप ऐसे शहरों में को डेवलप करोगे जहां पे हमारा हेरिटेज है। सपोज करो लखनऊ ले लो, है ना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। दिल्ली ले लो, ठीक है ना, जहाँ पे कल्चर है। हम लोग बात करेंगे, मान लो कहाँ चले जाते हैं बताइए, मैं हम्पी चला जाता हूँ, यस और नो। इसी तरीके से हम लोग बात करें तो जितने भी हेरिटेज वगैरह हैं उसको काफी अच्छे से डेवलप करना, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कौशल योजना बेसिकली स्किल को बेटर करने के लिए लाया गया था। ये 2015 में आया था। ईयर इंपॉर्टेंट है बस, मतलब जो यूथ है उसको स्किल सिखाना। मिशन इंद्रधनुष इंपॉर्टेंट है। ये कैसा मिशन है बेटा, तो याद रखो, ये एक हेल्थ मिशन है, और इसमें जो बच्चे होते हैं उनको 7 टाइप की जो वैक्सीन थी उसके लिए लाया गया था। तो बेसिकली एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन इंद्रधनुष। और आज की डेट में मिशन इंद्रधनुष के अंडर में टोटल कितनी वैक्सीन लग रही है, 12। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो 2 साल तक के जो बच्चे हैं वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और 2 साल तक की बात करें तो ज्यादातर में आपकी वैक्सीनेशन जो है बच्चों का होता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो गैप्स आ जाते हैं, तो 2 साल तक तो काफी होता है। मेनली मतलब 2 साल तक ही होते हैं एक्चुअली। संसद आदर्श ग्राम योजना, इसका क्या हुआ मुझे नहीं पता, बस ईयर याद रखना कि जिस साल गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में, उसी समय ये हुआ था। इसमें बेसिकली क्या था, ये आप लोग सुन लो। जितने भी सांसद हैं उन सभी को एक एक ग्राम गांव को गोद लेना था, और उसको ऐसा बनाना था कि वो एक आदर्श बन जाए सभी लोगों के लिए, सभी गांवों के लिए, और सारे गांव वैसा बनना चाहें। ठीक है ना। तो क्योंकि महात्मा गांधी का आइडिया था कि इंडिया जो है वो विलेज में बसता है, तो विलेज को डेवलप करने के लिए ये लाया गया था। और 11 अक्टूबर 2014 को क्यों लाया गया, क्योंकि 11 अक्टूबर जो होती है बर्थ एनिवर्सरी होती है जयप्रकाश नारायण की, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, लोक नायक, है ना, लोक नायक। ये भी याद रख लेना, ठीक है। ईयर इंपॉर्टेंट है बेटा। तो शिक्षा, पानी, बिजली, कृषि, गोबर, गैस प्लांट, ये सब होना चाहिए था। नमामि गंगे प्रोग्राम बेसिकली गंगा रिजुविनेशन से रिलेटेड है ना। आप बस ईयर याद रखेंगे, ये बहुत बार आ चुका है, 2014। स्वच्छ भारत अभियान, ये सबको पता है, 2 अक्टूबर 2014, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया था खुले में शौच, ओपन डिफेक्शन फ्री करना, है ना। इस चीज के ऊपर फोकस रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखो ये लॉन्च हुई थी 2015 में, और जो बात करेंगे इसके अंदर में ये था, जितने लोग भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, या फिर मैं बात करूं लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं, या फिर मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, इन सभी सभी के लिए
घर अवेलेबल कराना, हाउस अवेलेबल कराना। पहले टारगेट था कि सभी को 2022 तक मिल जाएगा, लेकिन अब जो है टारगेट को एक्सटेंड करके 2024 कर दिया गया है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि 2024 तक सभी लोगों को आवास मिलने चाहिए। प्लीज, है ना, ध्यान रखना। बस दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, कब आया था और सभी लोगों को कब तक मिल जाएगा, बात करेंगे तो 2024 तक। डिजिटल इंडिया आपको पता ही है भाई, इंटरनेट को गांव गांव तक पहुंचाना है ना। 2015 में आया था डिजिटल इंडिया। ईयर के ऊपर फोकस करो बस। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये बेसिकली बात करेंगे 2015 में आई थी, ठीक है। और यही था कि भाई इरिगेशन का कैसे एफिशिएंटली यूज किया जा सके, ड्रिप इरिगेशन वगैरह, इन सब चीजों के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया था। पर एग्जाम में उतना आता नहीं है। ये वाला एग्जाम में आता भी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका ईयर पूछता है आपसे, डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती, ईयर होता है 2016। तो मान लो कोई किसान की फसल वगैरह खराब हो जा रही है किसी कारण से, तो जो है उसकी जो फसल है, जो उसकी जो क्रॉप है, उसको यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाता है। बस इतना ही पढ़ना आप, इससे ज्यादा मत पढ़ना। आयुष्मान भारत योजना, ये कब लॉन्च हुई, ईयर इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ 2018। उसके बाद इसका फुल फॉर्म भी याद रखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये बेसिकली लोगों को, हम लोग बात करें जब उनका ऑपरेशन वगैरह होता है, जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो पर फैमिली 5 लाख रुपीज इसमें दिए जाते हैं, है ना, हर साल। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, क्योंकि इसके बेनिफिशियरी देखो कितने हैं, 50 करोड़। इंपॉर्टेंट है ये, जितने स्टार पॉइंट है बस वही पढ़ेंगे आप। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ये क्या है देखो। इसमें क्या होता है, कि सोशल वेलफेयर स्कीम का मतलब आप क्या समझते हैं, किसी तरीके से उनके पास जीवन जीने के लिए एक पैसा होना थोड़ा बहुत, जिससे वो अपना काम कर सकें, अपना जीवन यापन कर सके। तो होता क्या है, जो लेबर वगैरह हैं, जब वो रिटायर होते हैं, मतलब जब उनकी एज नहीं होती काम करने की, तो उनके पास खाने को नहीं होता। यस और नो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लाई गई। इसमें क्या होता है, एज थी 18 to 40 ईयर के जो लोग होते हैं, उन लोगों को हम लोग अगर बात करें तो इस स्कीम में लेकर के आते हैं, ठीक है। अब वो लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पर मंथली प्रीमियम पे करेंगे, लेकिन 50% यहाँ पे प्रीमियम गवर्नमेंट पे करती है उनका, और 50% वो लोग पे करेंगे, ठीक है। इसमें वही लोग आ सकते हैं जिनकी आप बात करें मंथली इनकम 15,000 से कम है, उसके ऊपर वालों के लिए नहीं है। और जब आपकी ये 60 हो जाएगी, तो आपको, या फिर अगर आप नहीं है तो आपकी वाइफ को, ऐसा मान लो, मतलब जिसने भी इसमें लिया है उसको या फिर उसकी वाइफ को, जो है हम लोग बात करेंगे 3,000 पर मंथ जो है वो पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और सपोज करो कोई अमाउंट इकट्ठा हो गया और हस्बैंड और वाइफ दोनों ही नहीं, तो जो नॉमिनी होगा उसको दे दिया जाएगा। ईयर इंपॉर्टेंट है 2019। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, इसी को पीएम कुसुम स्कीम के नाम से भी जानते हैं। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी। कब आया है, 2019 में आया है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सोलर इरिगेशन पंप्स लगाने की बात है, और कुछ नहीं। और इसमें 60% जो सब्सिडी है वो कौन देगा, वो गवर्नमेंट पे करेगा। ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला, जल जीवन मिशन। इसमें क्या था, जो रूरल एरिया है ना, और जो पब्लिक एरिया है, वहां पर आपका ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना था। तो जल जीवन मिशन जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में, और यहाँ पर टारगेट रखा गया है 2024 तक, है ना, हर गांव के लोगों तक पर पर्सन पर डे 55 लीटर जो है वो वाटर की सप्लाई की जाए, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि इसको, ये लॉन्च कब हुआ था, और बात करें, कोशिश करेंगे टैप वाटर कनेक्शन जो 2024 तक ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बेसिकली 2021-22, सॉरी 2020-21 में आई थी, और 2024-25 तक ये रहेगी। ये बेसिकली किसके लिए भाई, जो फिशरी आप बोल सकते हो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनके लिए है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए है ये। स्वामित्व योजना बात करेंगे तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखो स्वामित्व योजना जो है, ये 2020 में आई थी।
इसके थ्रू अगर मैं बात करूंगा तो आप डेट के ऊपर फोकस करो। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे होता है। तो इस दिन पीएम मोदी ने, हम लोग बात करें तो स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होगा, जो विलेज है उसकी प्रॉपर मैपिंग होगी, और बात करेंगे उसका पूरा डेटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डिस्प्यूट वगैरह होते हैं वो सब नहीं होंगे। ठीक है ना। तो देखो, इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया, ये है स्वामित्व योजना। फुल फॉर्म भी देख सकते हो आप, सर्वे ऑफ विलेजेस अबाड़ी एंड मैपिंग एंड इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी, है ना। सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी है, ठीक है ना, आबादी मेरे मुंह से निकल गया, आबादी। ठीक बेटा, थोड़ा सा टंग स्लिप अगर हो जाए ना तो उसको इग्नोर करना। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये कुछ नहीं है। 1995 में एक स्कीम आई थी जिसका नाम था मिड डे मील। ये समझ, जिसमें बच्चों को मिड डे मील दिया जाता था, उसी का नाम बदल दिया गया है। और 2021-22 से 2025-26 तक के लिए ये और बढ़ा दिया गया और इसका नाम पीएम पोषण रख दिया गया। अग्निपथ स्कीम यार, ये 2022 में आई थी, आप जानते हो, है ना। इसमें जो कमीशन ऑफिसर होते हैं उनके बिलो, यानी कि जो सोल्जर होते हैं, है ना, उनके लिए है। और उनकी सर्विसेज को यहाँ पे सिर्फ 4 ईयर के लिए रखा गया है ना। इसके ऊपर थिंक करने की जरूरत है क्या गवर्नमेंट को। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फेम, फेम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये 2015 में है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या करना है, इंडिया में इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसके अडॉप्टेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक। तो बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे मैं बात करूं, उनको अपनाने के लिए किया गया। ईयर याद रखो 2015। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, बेसिकली जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, जो हमारे जो ट्राइबल बच्चे हैं, उनके लिए ये स्कूल खुले गए थे। और इसकी शुरुआत हुई थी कब, 1997 1998 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना, यानी कि जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए है। तो ये हम लोग बात करेंगे, ये उन्हीं एरिया में रहते हैं जहां पर इन बच्चों की पॉपुलेशन ज्यादा हो। तो बेटा ये था लेक्चर। आई होप आप लोग का, मैंने यहाँ पे जो जितना टाइम लिया है उसमें आपको सही कंटेंट अवेलेबल करा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। कोई डाउट होगा तो बताइएगा।